नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख युद्धों के बारे में। तो ये जो क्लास हमारी रिलेटेड होने वाली है, किससे रिलेटेड रहने वाली है? भारत के प्रमुख युद्धों से रिलेटेड रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अपना दशराग्य युद्ध। क्या है दशराग्य युद्ध? यह कब हुआ था? तो यह वैदिक काल के अंतर्गत हुआ था। कब हुआ था? वैदिक काल में यह युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो 10 राजाओं के संघ और राजा सुदास के बीच यह युद्ध हुआ था। राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच यह युद्ध हुआ था। बात करें स्थान की, तो यह युद्ध किस स्थान पे हुआ था? तो पारोशणी नदी। किस स्थान पे हुआ था? पारोशणी नदी, जिसे आधुनिक युग में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग में रावी नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है, पारोशणी नदी को। कारण की बात करें इस युद्ध के, कारण क्या था इस युद्ध को होने का? तो कारण था कि जो राजा सुदास थे वह भारत में भरतवंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ राजा इनके इस काम से खुश नहीं थे। तो जिनके कारण उन राजाओं ने आपस में संघ बनाया और राजा सुदास के साथ क्या किया? युद्ध किया। क्या था कारण? भरतवंश साम्राज्य को फैलने से रोकना। यानी राजा सुदास भरतवंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अन्य राजा इनके इस काम से खुश नहीं थे। बात करें इस युद्ध के परिणाम की, तो इस युद्ध का परिणाम अंत में यह होता है कि राजा सुदास इस युद्ध को जीत जाते हैं। राजा सुदास इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो याद रखेंगे हम दशराग्य युद्ध से कितनी बातें? 4 बातें याद रखेंगे। राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य में यह युद्ध हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था? तो पारोशणी नदी, जिसे आधुनिक युग में किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। कारण क्या था इस युद्ध का? भरतवंश को आगे बढ़ाने से रोकना। ठीक है, जीत किसकी होती है? राजा सुदास की जीत होती है। अगर बात करें हम, इस युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगर वेद कभी पूछ ले कि किस वेद के अंतर्गत हमें दशराग्य युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत हमें दशराग्य युद्ध का वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो ये था हमारा दशराग्य युद्ध। दशराग्य का अर्थ ही होता है कि 10 राजाओं का युद्ध। क्या अर्थ होता है दशराग्य का? एक बार अर्थ की बात करें तो 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं, अगले युद्ध की बात करते हैं। अगला युद्ध है हमारा हाइडेस्पीज का युद्ध, या झेलम युद्ध के नाम से भी इस युद्ध को जाना जाता है। प्राचीन समय में यूनानी भाषा में झेलम नदी को हाइडेस्पीज नदी के नाम से भी जाना जाता था, जिसके कारण इसका नाम हाइडेस्पीज युद्ध भी पड़ा। ठीक है, कब हुआ था ये? तो बात करें 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व के अंतर्गत यह युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। स्थान की बात करें तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। कहां पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। कारण क्या था इस युद्ध का? इस युद्ध का कारण था कि 326 BC में सिकंदर प्राचीन प्रदेशों को जीतते हुए भारत अभियान की ओर, भारत को जीतने के लिए आगे बढ़ रहा था। ठीक है, भारत अभियान विजय को लक्ष्य मानते हुए वह आगे बढ़ रहा था भारत को जीतने के लिए। प्राचीन प्रदेश उसने सारे जीत लिए थे ये वाले। तो वह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आकर, ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आकर, यहाँ पर एक राजा शासन करते थे जिनका नाम था पोरस। क्या नाम था? जिनका नाम था पोरस। ठीक है, तो पोरस से संपर्क करता है कौन? सिकंदर। सिकंदर पोरस से कहता है कि मैं सिकंदर हूं, मैंने प्राचीन प्रदेश सारे जीत लिए हैं और मैं अब भारत को जीतना चाहता हूं। तो सिकंदर पोरस से कहता है ये बात। तो पोरस कहते हैं कि मैं अपने राज्य को तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, तुम चाहे मेरे साथ युद्ध क्यों ना कर लो। तो सिकंदर और पोरस के बीच एक बड़ा भयानक युद्ध होता है दोनों के बीच। इस युद्ध में जो राजा पोरस होते हैं वह हाथियों का सहयोग लेते हैं इस युद्ध को लड़ने के लिए। किसका सहयोग लेते हैं? हाथियों का सहयोग लेते हैं इस युद्ध को लड़ने के लिए। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा जाता है, जिसके कारण यह जो स्थान होता है एक कीचड़ वाला स्थान होता है, दलदल भूमि वाला और कीचड़ वाला स्थान होता है। इस युद्ध में भारी वर्षा भी हो जाती है, जिसके कारण दोनों पक्षों की सेनाओं को प्राकृतिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। युद्ध का परिणाम यह होता है कि भारी नुकसान के साथ सिकंदर इस युद्ध को जीत जाता है। उसका बहुत सारा नुकसान होता है, कई लाख सैनिक उसके मारे जाते हैं चुनौतियों के कारण, भारी वर्षा के कारण और ये कीचड़ के कारण। यानी अधिकतम रूप से अगर हम देखें तो सिकंदर को बहुत सारा नुकसान के साथ इस युद्ध को सिकंदर जीत जाता है। ठीक है, जीतने के बाद
सिकंदर के सैनिक पोरस को पकड़ कर लाते हैं, सिकंदर के सामने पेश करते हैं। तो सिकंदर कहता है राजा पोरस से कि पोरस अब बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं। तो राजा पोरस कहते हैं उत्साहित शब्दों में कि सिकंदर मेरे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि एक राजा के साथ करना चाहिए। जिस तरीके का व्यवहार एक राजा के साथ करते हैं ठीक वैसा ही व्यवहार तुम मेरे साथ करो। सिकंदर के इन शब्दों को सुनकर पोरस के इन शब्दों को सुनकर सिकंदर बहुत एक तरीके से अपने आप में आश्चर्यचकित होता है कि मैंने इसका सब कुछ नष्ट कर दिया, मैंने इसकी प्रजा भी मार दी, इसका साम्राज्य भी छीन लिया, लेकिन इसका उत्साह अभी भी कम नहीं हो रहा है। पोरस की ऐसी वाणी सुनकर सिकंदर इसकी बहादुरी से खुश होता है और इसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता है और इसके साम्राज्य को जो भी इससे छीना था वो सब इसको वापस दे देता है। कहता है कि पोरस मैं तुम्हारी बहादुरी से खुश हुआ, क्या तुम मेरे से मित्रता करोगे? मैं तुम्हें तुम्हारा सारा साम्राज्य जो मैंने तुमसे लिया है, छीना है, वो सब मैं तुम्हें वापस करता हूँ। तो पोरस भी इनका मित्र प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। तो इस युद्ध के पश्चात इन दोनों में क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। इन दोनों में क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। ठीक है। कहते हैं कि पराजय से नहीं आत्मसम्मान से इतिहास बनता है और झेलम के मैदान में पोरस हार कर भी विजेता बन गए। आगे बात करते हैं अपने अगले युद्ध की। अगला युद्ध है हमारा कलिंग का युद्ध। यह कब हुआ था? यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बात करें यह किस किस के बीच हुआ था, तो सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के मध्य हुआ था। उस समय कलिंग उड़ीसा को कहा जाता है, यानी उड़ीसा का अगर हम प्राचीन नाम देखें तो क्या था उस समय? कलिंग था। उड़ीसा को किस नाम से जाना जाता था? कलिंग के नाम से जाना जाता था। कारण क्या था इस युद्ध का? तो कारण था व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होना कलिंग का। यानी अशोक उस समय भारत के अधिकतम क्षेत्रों को अपने अधीन कर चुके थे, लेकिन कुछ राज्य उनसे छूट रहे थे, जैसे कि उड़ीसा और एक दो राज्य थे। तो उन्होंने सबसे पहले उड़ीसा पर आक्रमण किया। आक्रमण करने का कारण था उड़ीसा को अपना क्षेत्र बनाना, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था उड़ीसा। ठीक है। तो वह युद्ध करते हैं कलिंग के राजा के साथ, लेकिन इस युद्ध में अनेक सैनिक मरते हैं। ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है? अनेक सैनिक मरते हैं, यानी बहुत सारी हाहाकार होती है, अनेक सैनिक मर जाते हैं, चीख पुकार दर्द भरी आवाज़ें चारों ओर गूंजने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ों को, इन सारी घटनाओं को देखकर अशोक का हृदय पिघल जाता है, उसके अंदर करुणा उभर आती है। वह सोचता है, अपने आप में ही वह दुखी होने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था। लोगों को देखकर, उनके दर्द को देखकर कि मेरी वजह से न जाने कितने बेगुनाह लोग मरे, मेरे कारण ये सब हुआ है। इन सारी चीज़ों को देखकर अशोक का हृदय कलिंग के युद्ध के पश्चात क्या होता है? करुणा से भर जाता है। और वह क्या सोचता है? वह सोचता है कि अब मैं ये युद्ध ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब को छोड़ दूंगा। यानी एक प्रकार से हम कहें तो अशोक के अंदर धम्म जागरूक हो जाता है। क्या जागरूक हो जाता है? कलिंग के युद्ध के पश्चात धम्म जागरूक हो जाता है। क्या जागरूक हो जाता है? धम्म जागरूक हो जाता है। धम्म का अर्थ होता है नैतिकता या मानवता। नैतिकता या मानवता उसके अंदर जागरूक हो जाती है। इस युद्ध के पश्चात, हालांकि इस युद्ध में वह जीत जाता है कलिंग को जीत जाता है, और इस युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो एक चीज़ हम और याद रखेंगे कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। वह एक शांति प्रिय व्यक्ति बन जाता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ये चीज़ हम याद रखेंगे। ठीक है। किस धर्म को अपना लेता है? बौद्ध धर्म को वह अपना लेता है। किस युद्ध के पश्चात? कलिंग के युद्ध के पश्चात। ठीक है। इस युद्ध में काफ़ी सारे सैनिक मरते हैं। लाखों प्रजा का नाश देखकर जो है अशोक अंदर से ही अपने आप में एक तरीके से रोने लगता है, अंदर ही अंदर घुटने लगता है कि मेरी वजह से यह सब होता है। कहते हैं कि तलवार चली लहू बहा और अशोक का मन भी रो पड़ा। तलवार चली लहू बहा और अशोक का मन भी रो पड़ा। आगे बात करते हैं। अगला युद्ध है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। ये 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था हमारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था।
किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध हुआ था। स्थान की बात करें तो स्थान था तराइन, जिसे वर्तमान में हरियाणा के नाम से जाना जाता है, यानी हरियाणा का एक क्षेत्र था तराइन। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? तराइन में यह युद्ध हुआ था। कारण क्या था? कारण था इस युद्ध का उत्तर भारत पर कब्जा करना मोहम्मद गौरी का, यानी मोहम्मद गौरी उस समय काबुल को जीत चुका था। काबुल के बाद उसका अगला टारगेट था उत्तर भारत को जीतना, यानी उत्तर भारत में कब्जा करना। तो वह उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ता है, उत्तर भारत में आता है। वह उत्तर भारत का उस समय शासक रहते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान। कौन रहते हैं? पृथ्वीराज चौहान रहते हैं। उत्तर भारत में वह घुस जाता है और पंजाब के भटिंडा क्षेत्र में उपस्थित एक किले को, जिसका नाम था तरब हिंदा किला, क्या? तरब हिंदा किले को वह कब्जा लेता है। यह बात पता चलती है पृथ्वीराज चौहान को कि मोहम्मद गौरी ने उनके क्षेत्र के एक किले को कब्जा लिया है। तो वह इस बात को सुनकर बहुत आग बबूला हो जाते हैं और अपनी प्रजा को संदेशा देते हैं, अपनी प्रजा से कहते हैं कि जंग का ऐलान कर दो, गौरी को धूल चटानी है और राजपुताना धर्म के खातिर फिर तलवार उठानी है। क्या कहते हैं? कि जंग का ऐलान कर दो, गौरी को धूल चटानी है और राजपुताना धर्म के खातिर फिर तलवार उठानी है। इस तरीके की वाणी सुनकर उनकी सेना भी एक तरीके से उत्साह से भर जाती है और अपने राजा से कहती है कि सामने खड़े शत्रु को हम मौत के घाट उतार देंगे और राजपुताना धर्म भूमि पर आंच न आने देंगे। क्या कहती है? कि सामने खड़े शत्रु को हम मौत के घाट उतार देंगे और राजपुताना धर्म भूमि पर आंच न आने देंगे। दोनों के बीच बहुत ही भयानक युद्ध होता है। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी रहता है। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी कहता है कि पृथ्वीराज, भटिंडा मेरा अधिकार है, अपने सारे साम्राज्य को मेरे अधीन कर दो, यह युद्ध टल सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मोहम्मद गौरी, यह धरती शौर्य से शासित होती है और राजपूत कभी किसी के अधीन नहीं होते। बड़ा भयानक युद्ध होता है दोनों के बीच। इस युद्ध में यह युद्ध बड़ा भयानक होता है और इस युद्ध के कारण जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वह मोहम्मद गौरी को धूल चटा देते हैं। मोहम्मद गौरी जैसे तैसे करके अपने राज्य को वापस आता है, अपने राज्य को वापस आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। किसकी जीत होती है? पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है तराइन के पहले युद्ध में। यह चीज याद रखेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं। अगला युद्ध है हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी 1191 में वह पहला युद्ध हार जाता है। एक साल के बाद फिर दोबारा से वह उत्तर भारत की ओर आता है और अचानक से इस बार वह राजपूतों पर क्या कर देता है? हमला कर देता है। अचानक हुए हमले के कारण राजपूत इतने सतर्क नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण वह पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है और बंदी बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वह उत्तर भारत में घुस जाता है और घुसने के बाद वहाँ का साम्राज्य को वह विकसित करता है उत्तर भारत में। तो तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें तो यह किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। स्थान तराइन यानी हरियाणा। कारण क्या था? कारण वही था, उत्तर भारत पर कब्जा करना। ठीक है, जीत तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी होती है? ये चीज़ हमें याद रखनी है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है। इस युद्ध के बाद वह क्या करता है कि धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का उदय करना आरंभ करता है। कौन से युद्ध के बाद? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। ये चीज हम याद रखेंगे। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला युद्ध है हमारा चंदावर का युद्ध। क्या है? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। अब क्या होता है कि मोहम्मद गौरी उत्तर भारत में तो आ जाता है और अपने शासक की स्थापना करने लग जाता है, लेकिन उस समय कन्नौज उत्तर भारत का एक ऐसा क्षेत्र रहता है कि अगर जो व्यक्ति कन्नौज पर शासन कर ले तो वह पूरे उत्तर भारत को कंट्रोल कर सकता था, पूरे उत्तर भारत को नियंत्रण में ला सकता था अपने। तो मोहम्मद गौरी भी क्या करता है? कन्नौज पर कब्जा करने के लिए जाता है। उस समय कन्नौज के राजा रहते हैं राजा जयचंद। कौन रहते हैं? राजा जयचंद कन्नौज के राजा रहते हैं 1194 में। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी कहता है कि जयचंद को मारकर कन्नौज पर हुकूमत जमाऊंगा, तभी मैं उत्तर भारत का शासक कहलाऊंगा। क्या कहते हैं? कि जयचंद को मारकर कन्नौज पर हुकूमत जमाऊंगा और तभी मैं उत्तर भारत का शासक कहलाऊंगा। ठीक है, कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच यह युद्ध होता है। स्थान की बात करें, कन्नौज गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, यानी गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को क्या है कहते हैं? कन्नौज कहते हैं। वहीं पे कन्नौज क्षेत्र पड़ता है।
आगे बात करते हैं कारण क्या था। कारण अभी हमने आपको बताया कि कन्नौज गंगा यमुना दोआब का प्रमुख केंद्र था। इस पर अधिकार से पूरा उत्तर भारत नियंत्रण आसान हो जाता था, यानी जो एक बार कन्नौज पर हुकूमत कर लेता था, हुकूमत जमा देता था, तो फिर उसके लिए पूरा उत्तर भारत को नियंत्रण करना बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि एक दृष्टि से यह व्यापारिक क्षेत्र था। एक दृष्टि से यह क्या था? व्यापारिक क्षेत्र था। व्यापारिक क्षेत्र था। ठीक है। इस युद्ध का परिणाम यह रहता है कि कन्नौज के राजा जयचंद को वह इस युद्ध में मार देता है, और जीत किसकी होती है? मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत जाता है, यानी वो कन्नौज को भी चंदावर के युद्ध के दौरान जीत लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला युद्ध है हमारा पानीपत का युद्ध। क्या है? पानीपत का युद्ध। यह कब हुआ था? तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। तरीके से हम कह सकते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ठीक है। स्थान की बात करें तो पानीपत हरियाणा में यह युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत हरियाणा में यह युद्ध हुआ था। कारण क्या था? कि बाबर भारत पर कब्जा करना चाहता था। क्या था? कि बाबर जो है भारत पर कब्जा करना चाहता था, और इस युद्ध में किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है इस युद्ध में। ठीक है। किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये फर्स्ट है, ये चीज हम याद रखेंगे। क्या है? पहले पानीपत के युद्ध में किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। इब्राहिम लोधी को वह मार देता है, और मारने के बाद क्या करता है? उत्तर भारत का वह शासक बन जाता है। ठीक है। बाबर पहले ही काबुल पर अधिकार कर चुका था, अब वह भारत को कब्जा करना चाहता था। ठीक है। जिसके कारण उसने युद्ध में सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है यहाँ से कि वह शासक कौन था जिसने भारत में सबसे पहले तोप और बंदूकों के आधार पर युद्ध लड़ा। ठीक है। तोप और बंदूकों के आधार पर सबसे पहले किसने युद्ध लड़ा? तो बाबर ने लड़ा था। याद रखेंगे, तोप और बंदूकों के आधार पर, तोप और बंदूकों के आधार पर, बंदूकों के आधार पर बाबर ने प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा। प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा, और इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की जीत होती है प्रथम पानीपत के युद्ध में। वह इब्राहिम लोधी को मारकर सुल्तान एक तरीके से वहां का शासक बन जाता है। ठीक है। इस युद्ध के कारण क्या होता है? मुगल सल्तनत भारत में आती है। एक चीज और हम याद रखेंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण क्या होता है? मुगल सल्तनत का उदय होता है भारत में। क्या होता है? इस युद्ध के कारण मुगल सल्तनत भारत में आती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस युद्ध के पश्चात मुगल सल्तनत का भारत में विकास हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण। किसने किया? बाबर ने किया। बाबर ने यह युद्ध किन आधार पर लड़ा था? तो यह तोप और बंदूकों के आधार पर यह युद्ध लड़ा गया था। भारत में पहली बार किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। जगह कौन सी थी? पानीपत, जिसे हरियाणा के नाम से आज हम जानते हैं। ठीक है। हरियाणा में ही उपस्थित है पानीपत। आगे बात करते हैं। अगला युद्ध है हमारा खानवा का युद्ध। क्या है? खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा, जो कि राजस्थान में एक प्रमुख क्षेत्र है। स्थान की बात करें कहाँ हुआ था? तो खानवा, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख क्षेत्र है, वहां हुआ था। कारण क्या था? बाबर के द्वारा खानवा को कब्जा करना, यानी बाबर की अब हुकूमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतनी भूख बढ़ चुकी थी कि वह पूरे तरीके से भारत को कब्जा करना चाहता था। उसी भारत का एक क्षेत्र था खानवा, जो कि कहाँ उपस्थित था? राजस्थान में उपस्थित था। इसको कब्जा करना चाहता था। ठीक है। इस समय खानवा के जो राजा थे वह कौन थे? राणा सांगा थे। इनके कारण इनसे यह युद्ध करता है। युद्ध के कारण क्या होता है कि बाबर इस युद्ध को फिर से जीत जाता है। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध को तो जीत जाता है, इसके बाद खानवा के युद्ध को भी वह जीत जाता है। और इस युद्ध में उसकी एक नीति रहती है, तुलोगमा नीति। कई बार एग्जाम में पूछने को आता है कि तुलोगमा नीति
किस युद्ध के दौरान अपनाई गई थी? तो याद रखेंगे तुलोगमा नीति खानवा के युद्ध के दौरान अपनाई गई थी। क्या नाम नीति का नाम रहता है? तुलोगमा, तुलोगमा नीति या रणनीति। यह नीति किस प्रकार की रहती है? इस नीति में क्या होता है कि जो सामने वाले शत्रुओं की प्रजा को सेंटर से, यानी कुछ सैनिक सेंटर से तोप और बंदूक लेके खड़े रहते हैं, दाएं साइड से भी और बाएं वाली साइड से भी बंदूक और तोप को लेकर खड़े रहते हैं। जब ये सामने वाली सेना पर आक्रमण करते हैं तो सामने वाली सेना क्या हो जाती है? कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर पड़ जाने के कारण ये आसानी से युद्ध को जीत जाते हैं। तो यह चीज़ हम याद रखेंगे कि किस युद्ध के दौरान तुलोगमा पद्धति का उपयोग किया गया था भारत में? तो खानवा के युद्ध के दौरान किया गया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। युद्ध का परिणाम क्या हुआ इसका? कि इस युद्ध में बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। कौन जीत जाता है? बाबर इस युद्ध को जीत जाता है और खानवा का शासक बन जाता है। आगे बात करते हैं। अगला युद्ध है हमारा तालीकोटा का युद्ध। किसका? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच हुआ था। कारण क्या था इस युद्ध का? इस युद्ध का कारण था कि जो तालीकोटा, जिसे वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर विजयनगर स्थान था। ये क्या था? स्थान था। तालीकोटा कर्नाटक के नाम से जिसे वर्तमान में जानते हैं। ठीक है, कारण इस युद्ध का था कि विजयनगर की बढ़ती जनशक्ति, क्या था? विजयनगर की बढ़ती जनशक्ति, यानी 1565 ईस्वी में क्या हो रहा था कि विजयनगर एक तरीके से बढ़ता ही जा रहा था और इस चीज़ का भय था दक्कन सल्तनतों को। यदि इसने अगर एक बड़ा स्वरूप ले लिया तो ये हमारे लिए क्या बन सकता है? खतरा बन सकता है। क्या बन सकता है? खतरा बन सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए दक्कन सल्तनतों ने विजयनगर साम्राज्य से क्या किया? युद्ध किया। इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि दक्कन सल्तनत इस युद्ध को जीत जाती हैं। क्या होता है? दक्कन सल्तनतें इस युद्ध को जीत जाती हैं। इस दक्कन सल्तनतों में कई शासक शामिल रहते हैं, जैसे कि अहमदनगर, बाजीपुर, गोलकुंडा आदि के शासक इस युद्ध को संघ के साथ लड़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य के साथ। ठीक है, इधर से विजयनगर साम्राज्य का जो नेतृत्व करते हैं वह कौन करते हैं? आलियाराम राय। कौन करते हैं? आलियाराम राय इधर से करते हैं, जिन्हें हम राम राय के नाम से भी जानते हैं, राम राय। और इधर से कौन करते हैं? यह 3 लोगों का संघ रहता है, 3 से 4 लोगों का संघ रहता है, अहमदनगर, बाजीपुर और गोलकुंडा। ये तीनों चारों संघ में किससे युद्ध करते हैं? विजयनगर के साम्राज्य, विजयनगर के राजा एक तरीके से राम राय से युद्ध करते हैं। विजयनगर के साम्राज्य से यह क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। परिणाम क्या होता है? दक्कन सल्तनतें इस युद्ध को जीत जाती हैं। तो याद रखेंगे 1565 का युद्ध कौन सा युद्ध होता है? तालीकोटा का युद्ध होता है। आगे बात करते हैं। अगला युद्ध है हमारा प्लासी का युद्ध। क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में यह प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था हमारा अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी स्थान की बात करें तो प्लासी बंगाल का एक प्रमुख क्षेत्र था। प्लासी क्या था? बंगाल का एक प्रमुख क्षेत्र था। और 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल के कौन थे? नवाब थे। ये चीज़ आपको पता होगी। सिराजुद्दौला 1757 में कौन थे? बंगाल के नवाब थे। ठीक है, और सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या था? मीर जाफर। मीर जाफर सिराजुद्दौला से खुश नहीं रहता था। वह चाहता था कि सिराजुद्दौला की गद्दी उसे मिले, मीर जाफर को मिले। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। और ठीक है, और अंग्रेज़ों से हाथ मिलाने के कारण क्या होता है कि वह सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करने लग जाते हैं। युद्ध का परिणाम क्या होता है? युद्ध का परिणाम होता है कि अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। ठीक है, कारण की बात करते हैं। कारण क्या रहता है इस युद्ध का? कारण रहता है कि अंग्रेज बंगाल की राजनीतिक और व्यापार में दखल दे रहे थे। क्या था कि जब सिराजुद्दौला जो है, मीर जाफर जो है अंग्रेज़ों से हाथ मिला लेता है तो अंग्रेज़ों का एक तरीके से मोटिवेशन और बढ़ जाता है और वो क्या करते हैं,
जो सिराजुद्दौला का व्यापार संगठन था उसमें दखल अंदाजी करने लग जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में दखल अंदाजी करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ बंगाल के नवाब को बर्दाश्त नहीं होती है और इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। परिणाम क्या निकलता है इस युद्ध का कि बंगाल के जो राजा हैं वह इस युद्ध को हार जाते हैं, जो नवाब हैं इस युद्ध को हार जाते हैं और जीत किसकी होती है, अंग्रेजों की होती है। किसकी होती है, अंग्रेजों की होती है। आगे बात करते हैं, ये हमारा प्लासी का युद्ध है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला युद्ध हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध ये कब हुआ था, तो यह 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। स्थान की बात करें तो पानीपत हरियाणा, ठीक है। कारण क्या था इसका, इस युद्ध का कारण यह था कि जो है उत्तर भारत में मुगल वंश एक तरीके से कमजोर पड़ता जा रहा था और मराठाएं उस समय बहुत उच्च लेवल पर थे, ठीक है। यानी मराठाओं का वर्चस्व बहुत अधिक था और मुगल वंश कम होता जा रहा था। तो मराठाओं ने एक प्रण लिया था कि हम मुस्लिम शासकों को अपने देश में से भगा देंगे, मुस्लिम शासकों को अपने देश में से भगा देंगे। तो यह बात उस समय के जो मुस्लिम शासक थे उनको पता चली कि मराठा एक तरीके से विराट रूप मराठाओं ने ले लिया है, मराठाओं का वर्चस्व बहुत अधिक हो गया है। तो मराठाओं ने क्या किया, वह दक्षिण से उत्तर की ओर आ गए और दक्षिण से उत्तर की ओर आ गए और यहाँ पर बहुत अधिक कर वसूलने लगे मुस्लिम शासकों से। जो मुस्लिम शासक थे यहाँ पे उनसे बहुत अधिक कर वसूलने लगे। तो इसी बीच क्या होता है कि कुछ शासक मिलकर, कुछ मुस्लिम शासक मिलकर एक संघ बनाते हैं, ठीक है। कुछ मुस्लिम शासक मिलकर एक संघ बनाते हैं और क्या करते हैं, मराठाओं से युद्ध करते हैं, जिसमें अवध के एक नवाब थे शुजात उद दौला और रोहेल के नवाब थे नवीजुद्दौला। यानी तीन लोग मिलकर इस युद्ध को लड़ते हैं मराठाओं से। कौन सा, एक अहमद शाह अब्दाली, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शाह अब्दाली और अवध के नवाब शुजात उद दौला और रोहेल के नवाब नवीज उद दौला। नवीजुद्दौला, यानी ये तीनों का एक संघ होता है और सामने मराठा होते हैं। तो परिणाम क्या निकलता है कि मराठा इस युद्ध को हार जाते हैं और जीत किसकी होती है, अहमद शाह अब्दाली की होती है। क्या जीत होती है, अहमद शाह अब्दाली की होती है। कारण क्या था इस युद्ध का, कारण यह था कि मराठा चाहते थे कि मुस्लिम शासकों की समाप्ति, यानी मुस्लिम शासन की एक तरीके से वह क्या चाहते थे, समाप्ति चाहते थे इस युद्ध में। वह क्या चाहते थे, मुस्लिम जो शासक हैं हमारे देश में वह ख़त्म हो जाए, उनको ख़त्म करना चाहते थे। और ये बात अहमद शाह अब्दाली और शुजात उद दौला और नवीज उद दौला ने क्या किया कि संघ बनाया और मराठाओं का सामना किया। परिणाम क्या होता है कि मराठा इस युद्ध को हार जाते हैं, आगे बात करते हैं। अगला युद्ध है हमारा बक्सर का युद्ध। क्या है बक्सर का युद्ध, यह कब हुआ था, तो यह 1764 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1764 ईस्वी को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो देखिए यहाँ पर मीर कासिम, शाह आलम, शुजात उद दौला और अंग्रेज, यानी यहाँ पर इन तीनों का एक संघ था। किस किस का, मीर कासिम का संघ था, ठीक है, शाह आलम का संघ था और शुजात उद दौला का संघ था। यानी इन तीनों ने एक संघ बनाया और संघ बनाकर किसके साथ युद्ध किया, अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। किसके साथ युद्ध किया, अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। क्यों किया, क्या कारण था, बक्सर वर्तमान जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है, क्या करते थे, अंग्रेजों के द्वारा कर मुक्त व्यापार का गलत उपयोग, यानी उस समय अंग्रेज जो है कर मुक्त व्यापार करते थे और इस व्यापार का वह गलत उपयोग करते थे। यानी एक तरीके से वह बहुत अधिक मात्रा में सामान को बेचते थे, ठीक है, जिससे कि हमारे जो नवाब थे, जो बंगाल के नवाब थे, उनको काफ़ी नुकसान देखने को मिलता था। तो इन तीनों ने क्या किया, संघ बनाया। जब इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेज क्या है, इन पर भड़कने लगे, गुस्सा होने लगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हमसे इस तरीके से पेश आओगे। तो इन तीनों ने क्या किया, आपस में संघ बनाया और अंग्रेजों के साथ क्या किया, युद्ध किया। कौन सा, बक्सर का युद्ध किया।
कारण अंग्रेजों के द्वारा मुक्त व्यापार का गलत उपयोग करना। तो इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। क्या होता है? अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। संधि के दौरान अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, जिससे उनकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। क्या होता है कि इस युद्ध को जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और संधि के दौरान अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की क्या मिल जाती है? दीवानी मिल जाती है और वह और मजबूत हो जाते हैं, पहले से और मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, ये था। इसमें 3 लोगों का संघ था। कौन कौन का? मीर कासिम, सुजादुद्दौला और शाह आलम का। ये किससे युद्ध करते हैं? अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। और इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व यहाँ से कौन करता है? हेक्टर मुनरियो करता है। कौन करता है? हेक्टर मुनरियो अंग्रेजों का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। तो बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।